Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज हम न्याय के बारे में बातचीत करेंगे। न्याय राजनीति सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय है। न्याय एक ऐसा शब्द है जो हमारे आम जनजीवन में भी बड़ा महत्व रखता है। चाहे हम हिंदी फिल्म देखें, चाहे हम अपनी आम जिंदगी में किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, छात्रों की बात करें, परिवार के भीतर बेटे बेटियों की बात करें, तो न्याय शब्द का प्रयोग हर कोई करता है। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, समाज में न्याय नहीं हो रहा है, ये जो सरकारी व्यवस्था है वह अन्याय पर टिकी हुई है। तो ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत में न्याय को किस तरीके से देखा गया है, उस पर किस तरीके से विवेचना की गई है, हाल फिलहाल के दशकों में उस पर किस तरीके से वाद विवाद किया जाता रहा है, आज के इस पूरी डिस्कशन में हम इसी बिंदु पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। इसी विषय के आसपास जितने वाद विवाद हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारी चर्चा में मुख्य रूप से हम न्याय की ऐतिहासिक जो अवधारणा है उसके विकास के बारे में बातचीत करेंगे। प्रक्रियात्मक न्याय और वितरण न्याय की जो शब्दावली है उसको समझने का प्रयास करेंगे। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो कि 20वीं सदी में और हाल के समय तक भी न्याय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिकरण माना जाता है। उसके बाद मैं रॉल्स की आलोचनाओं के माध्यम से कुछ अन्य विवेचनाओं को लाने की कोशिश करूंगा। हम उनकी समुदायवादी आलोचना की बात करेंगे, नारीवादी आलोचना की बात करेंगे और उसमें हम न्याय के बारे में जो नारीवादी समझ है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम स्वतंत्रतावादी आलोचना की बात करेंगे, जिसमें कि रॉबर्ट नॉजिक के विचार प्रमुख हो जाते हैं। फिर हम अन्य आलोचनाओं की बात करेंगे, जिसमें सीवी मैकफर्सन की आलोचना है, अमर्त्य सेन के विचार हैं और रॉल्स के सिद्धांत की कुछ आंतरिक कमियां हैं जिसके बारे में विल किमलिका ने जिक्र किया है। और उसके बाद हम साध्य स्थिति से जुड़े सिद्धांतों की बात करेंगे जो कुछ हद तक तात्विक न्याय के रूप में भी सामने आते हैं, और उसमें से एक प्रमुख उदाहरण लेते हुए हम मार्क्सवादी विचारों में जो न्याय की अवधारणा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम इन सारे पहलुओं के को समेटते हुए इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की बात करेंगे। जो सबसे बुनियादी चीज़ है न्याय के बारे में वह यह है कि न्याय की शुरुआत या न्याय के बारे में चर्चा की शुरुआत उसी समय हो जाती है जिस समय से हम राजनीतिक दर्शन की शुरुआत मानते हैं। जो प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी रिपब्लिक, जिसमें कि जो एक प्रमुख विचारों को रखने का जो स्रोत है उसको सुकरात को रखते हैं, उसमें वहाँ पर ये सवाल आता है न्याय क्या है। और उस समय से लेकर वर्तमान समय तक इस बात पर लगातार चर्चा होती रही है कि आखिर न्याय को कैसे समझा जाए, न्याय को किस तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है, न्याय को किस तरीके से एक ऐसी अवधारणा के रूप में विकसित किया जा सकता है जो समाज के विभिन्न समूहों के हितों को सही तरीके से सुनिश्चित कर सके। तो न्याय की अवधारणा एक हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है और इस अवधारणा में लगातार परिवर्तन भी होता रहा है। तो शुरुआती दौर में न्याय के नाम पर दास्ता जैसी संस्थाओं को सही साबित किया गया, वहीं अब सभी मनुष्यों को नैतिक रूप से समान मानते हुए व्यवहार करने पर बल दिया जाता है। थोड़ी बहुत चर्चा हम प्लेटो और अरस्तु की करेंगे यहाँ पर। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य में की आत्मा में 3 तरह के तत्व होते हैं। एक तत्व होता है इच्छा या तृष्णा का, दूसरा तत्व होता है भावना या मनोवेग का, और तीसरा ज्ञान या चिंतन का होता है। और प्लेटो ने कहा कि इसी के अनुरूप मनुष्यों में 4 मूल सद्गुण होते हैं या इन्हीं के साथ वो सद्गुण जुड़े होते हैं। इच्छा या तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण संयम है, भावना या मनोयोग के लिए उपयुक्त सद्गुण साहस है, ज्ञान या चिंतन के लिए उपयुक्त सद्गुण बुद्धिमत्ता या विवेक है। न्याय जो है वो समस्त सद्गुणों के संयोग पर निर्भर है। प्लेटो ये मानते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक तत्व प्रमुख होता है, या तो इच्छा या तृष्णा या साहस या फिर ज्ञान, और वो शिक्षा के माध्यम से
इस चीज़ का निर्धारण कर सकता है कि उसके भीतर कौन से तत्व प्रमुख हैं। और जब मनुष्य अपने आत्मा के भीतर जो सबसे प्रमुख तत्व होता है उसके हिसाब से अपना काम करता है, तो वह मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में न्याय कर रहा होता है। और समाज के स्तर पर न्याय तब स्थापित होता है जब दार्शनिक राजा का शासन होता है और उसके शासन के अंतर्गत सभी लोग अपनी आत्मा के प्रमुख तत्वों के हिसाब से काम करते हैं। अर्थात जिसके भीतर तृष्णा या इच्छा है वो काम करता है कारीगर वर्ग में या उत्पादक वर्ग में, और जिसके भीतर साहस है वो कुछ हद तक सेना और दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर काम करता है, और दार्शनिक राजा जो होता है वो राज्य के संचालन का काम करता है। तो ये एक विचार था जिसमें हम मान सकते हैं कि प्लेटो ने हर किसी के लिए एक भूमिका तय की। अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, और उन्होंने न्याय को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। वितरण न्याय, जिसमें सम्मान और धन संपदा का वितरण होता है, सबको उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। दूसरा प्रतिवर्ती, परिशोधनात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय होता है। इसमें किसी व्यक्ति की योग्यता, अयोग्यता या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा और हर किसी को समान मानते हुए सिर्फ व्यक्ति के कृत्य पर विचार किया जाएगा। अर्थात जो पहले तरह का जो न्याय है उसमें व्यक्तियों के बीच में भेदभाव किया जा सकता है। जो कुलीन है उसके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा सकता है, जो कुलीन नहीं है उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे तरह का न्याय है जो कि आम जनजीवन में व्यक्ति के कार्यों से संबंधित है, अगर वो किसी की हत्या कर देता है, अगर वो किसी को धोखा देता है, इस तरह के जो मसले हैं उसमें किसी तरह के भेदभाव की बात अरस्तु नहीं करते हैं, और ये कहते हैं कि हर किसी के लिए एक तरह का या समान कानून होना चाहिए, या न्याय की अवधारणा एक जैसी होनी चाहिए। तो ये जो दो अवधारणाएं ग्रीक व्यवस्था में थीं, उसके बाद के दौर में अगर हम देखें तो लंबे समय तक न्याय के बारे में कोई महत्वपूर्ण लेखन नहीं हुआ। मध्य युग में न्याय के संबंध में दैवीय शक्ति या ईश्वर का सहारा लिया गया। पुनर्जागरण से औद्योगिक क्रांति तक कई ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनके कारण यूरोप में आम जनजीवन का धीरे धीरे सेकुलरीकरण हुआ, मतलब धर्म का प्रभाव आम जनजीवन से कम हुआ। लेकिन अब न्याय को एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में या पारंपरिक सामाजिक व्यवहारों पर आधारित संकल्पना के रूप में नहीं देखा जा रहा था। अब न्याय को ऐसे नियमों की रूपरेखा की तरह देखा जाने लगा जिसे अपनाकर राज्य अपने सीमा क्षेत्र के भीतर जीवन और काम को सुचारू रूप से चला सकता था। तो ये एक सेकुलरीकरण हुआ न्याय के विचारों का, और उसके हिसाब से आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में न्याय की बात कही जाने लगी। और इसी विचारों के क्रम में न्याय के अलग अलग तरह की अवधारणाएं सामने आई। यहाँ हम शुरुआत के तौर पर समकालीन विचारों में जॉन रॉल्स के विचारों से शुरुआत करेंगे, उनके विचारों पर प्रमुख रूप से ध्यान देंगे। अगर हम समकालीन समय में रॉल्स के सिद्धांतों और उसकी आलोचनाओं या उसके आसपास के वाद विवाद को समझना चाहते हैं तो दो शब्दों की एक अच्छी समझ विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। एक है प्रक्रियात्मक न्याय और दूसरा है वितरण न्याय। प्रक्रियात्मक सिद्धांत में यह माना जाता है कि एक सुनिश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए और इसका अनुपालन किया जाना चाहिए, और इससे जो स्थिति सामने आती है उसे न्यायपूर्ण स्थिति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि एक प्रक्रिया तय कर दी गई है और उस प्रक्रिया के में अब कोई बीच में दखलंदाजी नहीं होगी, और उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जो भी नतीजे सामने आएंगे उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। और जो दूसरा प्रक्रियात्मक के विपरीत एक तात्विक न्याय की संकल्पना होती है, उसमें एक सुनिश्चित लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रक्रियाओं में दखल देने की बात स्वीकार की जाती है। आगे हम साध्य स्थिति से संबंधित न्याय के जब विचारों की चर्चा करेंगे तब हम प्रक्रियात्मक न्याय की बात करेंगे। हम तात्विक न्याय को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, जो कि प्रक्रियात्मक न्याय से अलग होता है। यानी इसमें सुनिश्चित प्रक्रिया के बीच में भी दखल दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक खास तरीके का समाज बनाना है, एक खास तरीके का लक्ष्य हासिल करना है। तो तात्विक न्याय में प्रक्रिया को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, उसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाइश रहती है। और साध्य स्थिति से जुड़े हुए जो न्याय के संकल्पनाएं हैं, या जिनको हम एंड स्टेट संकल्पनाएं बोल सकते हैं, वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण मार्क्सवाद है, पर उसके और कई अन्य उदाहरण हो सकते हैं।
जो वितरण न्याय होता है उसमें माना जाता है कि लोगों की योग्यता या पात्रता के अनुसार वस्तुओं और संसाधनों का वितरण किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जितना योग्य है उसे उस तरीके के संसाधन मिलने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही लोगों की स्थिति और उनकी आवश्यकताओं पर भी बल दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत रख रहा है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा गरीब है तो क्या उसकी मदद की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, क्या उसे भी उतना ही संसाधन दिया जाना चाहिए जितना एक अमीर व्यक्ति को दिया जाता है। इस तरीके के सवाल जो है वो वितरण न्याय में एक विवादास्पद सवाल या कॉन्टेस्टेड क्वेश्चन के रूप में रहे हैं। और समकालीन दौर में जो न्याय के सिद्धांत हैं उनमें इस बात पर ध्यान दिया जाता रहा है कि किस तरीके से एक ऐसी न्याय की व्यवस्था लाई जाए जिसमें कि वितरण को सही तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, या फिर क्या वितरण सच में जरूरी है या सिर्फ और सिर्फ प्रक्रियाओं पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। जॉन रॉल्स इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उनकी राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता तो यह मानी जाती है कि उन्होंने मानकीय राजनीति चिंतन को काफ़ी ऊपर उठाया, फिर से उसको एक पुनर्जन्म दिया। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो न्याय की एक ऐसी संकल्पना प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो प्रक्रियात्मक न्याय के द्वारा वितरण न्याय को हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि वो जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं अगर उसका सही तरीके से अनुपालन किया जाता है तो संसाधनों का सही तरीके से वितरण होगा और उससे जो हीनतम स्थिति वाले या लिस्ट एडवांटेज जो व्यक्ति होते हैं वो उनको लाभ होगा। तो एक तरीके से हीनतम स्थिति के लोगों के लाभ के सिद्धांत के रूप में, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले सिद्धांत के रूप में जॉन रॉल्स ने अपनी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उनकी जो पुस्तक थियोरी ऑफ जस्टिस प्रकाशित हुई 1971 में, उसमें उन्होंने एक सामाजिक समझौते की जो परंपरा होती थी जिसमें काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचा जाता था और उसके माध्यम से ये तय किया जाता था कि किस तरीके से राज्य की एक संप्रभुता होनी चाहिए, वैसे ही उन्होंने एक मूल स्थिति, एक अज्ञान का पर्दा, इन सारी बातों की संकल्पना तैयार की और उसके माध्यम से उन्होंने दावा किया कि चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे किसी भी देश में, किसी भी समाज में जब लोग उनकी मूल स्थिति और अज्ञान के पर्दे की अवधारणा को अपनाएंगे तो न्याय के उन्हीं सिद्धांतों पर पहुंचेंगे जिनकी बात या जिनकी तरफदारी वो कर रहे हैं या जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और इस संदर्भ में वो एक जो प्रमुख बात है वो उसको लाने की जो कोशिश करते हैं रॉल्स, वो ये है कि किस तरीके से हम मूल स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। और मूल स्थिति का यहाँ पर मतलब ये है कि वो कोई एक ऐतिहासिक स्थिति नहीं है। यानी कि ऐसा रॉल्स का दावा नहीं है कि इतिहास में कभी एक ऐसी स्थिति थी जब लोग मूल स्थिति में बैठे और उन्होंने बैठकर न्याय के सिद्धांत के बारे में फैसला किया। रॉल्स का ये कहना है कि वो न्याय के सिद्धांतों को ज़्यादा वरीयता दिए जाने लायक, ज़्यादा अच्छे या ज़्यादा स्वीकार्य मानने के लिए मूल स्थिति को एक टूल के रूप में, एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और रॉल्स ये बताते हैं कि मूल स्थिति में एक अज्ञान का पर्दा होता है। अज्ञान के पर्दे का मतलब यह है कि लोगों को यह पता नहीं होता है कि समाज में उनकी वास्तविक सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सामान्य अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का ज्ञान होता है और ये अपने लिए अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जिस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी ये जी पाएँ। ये लोग अपने परिवारों के मुखिया होते हैं और ये जोखिम नहीं लेना चाहते और ये अहमवादी नहीं होते हैं। ये जो दो आखिरी जो शर्तें हैं कि ये जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि अगर, चूँकि उन्हें पता नहीं है कि वास्तविक समाज में वो क्या हैं, तो अगर वो वास्तविक समाज में सबसे बुरी स्थिति में भी हों तो उनके पास अधिकतम चीज़ें हों, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो ऐसे सिद्धांतों को अपनाएंगे जिसमें उनके लिए खतरा कम से कम हो। दूसरा, ये अहमवादी नहीं है। अहमवादी नहीं होने का क्या अर्थ होता है? अहमवादी नहीं होने का अर्थ ये होता है कि वो दूसरों की बातों को सुन सकते हैं, अपनी बातों को, जिसको, अपने सिद्धांत को जिसको सही मानते हैं उसको कुछ हद तक दूसरों की बातों के लिए छोड़ सकते हैं। एक समझौता करने की उनमें प्रवृत्ति होती है। तो जो जॉन रॉल्स हैं वो अपने न्याय का सिद्धांत
न्याय के सिद्धांत का निर्माण करने के लिए एक ऐसी मूल स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें कि जो लोग बैठे होते हैं उनकी कुछ खास तरीके की विशेषताएं होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर लोग न्याय के सिद्धांतों का चुनाव करते हैं। और रॉल्स कहते हैं कि लोगों के सामने अलग अलग तरह के विकल्प आते हैं और लोग उन विकल्पों को छोड़कर इनके न्याय के सिद्धांतों को अपनाते हैं, जो आगे हम देखेंगे कि क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि वैसे समय पर एक उपयोगितावादी न्याय का सिद्धांत भी आता है। उपयोगितावाद का क्या मतलब है? उपयोगितावाद जो जेरेमी बेंथम, जेस मिल के विचारों से उभरकर सामने आया और समकालीन दौर में भी काफ़ी प्रचलित विचार है, जिसमें यह माना गया कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और हम सब ये जानते हैं कि बेंथम ने उसमें मात्रा पर जोर दिया और मिल ने उसमें गुणों पर जोर दिया, गुणात्मक सुख पर जोर दिया। तो इसमें लोगों के सामने जब यह विचार आता है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख होगा या अधिकतम लोगों को का अधिकतम फायदा होगा, तो जो मूल स्थिति में बैठे लोग हैं वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग जोखिम लेने वाले नहीं हैं और उन्हें पता है कि ये अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत है। यानी कि हो सकता है कि 99 लोगों के सुख की इसमें बात की जाए पर एक लोगों के सुख की बात इसमें ना हो, और वो एक लोग, इन्हें नहीं पता है कि वो कौन होगा। ये मुमकिन है कि एक व्यक्ति वही हो जो कि मूल स्थिति में बैठा हुआ है और उसे ये हर किसी को ये डर लगेगा कि वो एक व्यक्ति वह हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये सभी लोग ये जो पूरी अवधारणा है उपयोगितावाद की उसको नकारते हैं और उसके बाद वो एक ऐसे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जिसमें वो भले ही समाज में सबसे बुरी स्थिति में हो, सबसे गरीब हो, तब भी उन्हें अधिकतम फायदा हो। इसमें जो पहला सिद्धांत उभर कर सामने आता है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता से निभ सकता हो। अधिकतम स्वतंत्रता से यहाँ पर मतलब ये है कि जो उदारवादी राज्य हैं, जैसे हम अपने देश के भीतर मूल अधिकारों की बात कर सकते हैं, अमेरिका में प्राप्त मूल अधिकारों की बात कर सकते हैं, तो ऐसी जो स्वतंत्रताएं हैं वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए और इतनी ज़्यादा मिलनी चाहिए जितनी वो दूसरों की स्वतंत्रताओं से निभ सकें। तो एक तरीके से वो अधिकतम स्वतंत्रता की बात करते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए कि इनसे अधिकतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो, इससे हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो, और ये विशेषताएं उन पदों और स्थितियों से जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हों। रॉल्स अपने इन दो सिद्धांतों को, अर्थात सिद्धांत 1 और सिद्धांत 2 क और 2 ख को विशेष पूर्वता क्रम या लेक्सिकल ऑर्डर में रखते हैं। इसके अनुसार यदि सिद्धांत 1 और सिद्धांत 2 में टकराव होगा तो सिद्धांत 1 को वरीयता दी जाएगी, और सिद्धांत 2 के भीतर अगर सिद्धांत 2 क और सिद्धांत 2 ख के बीच में वरीयता होगा, अगर उनके बीच में कोई टकराव होगा तो सिद्धांत 2 क को वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो सिद्धांत 2 क है उसको सबसे पहले अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके प्रयोग को सबसे पहले छोड़ा जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रॉल्स ये मानते हैं कि जो अधिकतम स्वतंत्रताओं का सिद्धांत है वो सबसे सर्वोच्च सिद्धांत है। यानी कि किसी भी स्थिति में इस सिद्धांत को छोड़ा नहीं जा सकता है, और अगर किसी चीज़ को छोड़ना होगा तो वो ये होगा कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरीके से संयोजित किया जाए जिससे 2 का जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं उनको अधिकतम फायदा हो। और इसके अलावा इस पूर्वता क्रम या लेक्सिकल ऑर्डर नियम का एक और भाग है, और वो भाग ये है कि अगर यह कहा जाता है कि कार्यकुशलता के लिए न्याय की सिद्धांत को छोड़ दिया जाए, अर्थात न्याय के सिद्धांत और कार्यकुशलता के सिद्धांत के बीच में टकराव होता है तो किसे अपनाया जाए। रॉल्स कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमेशा न्याय के सिद्धांत को वरीयता दी जानी चाहिए। तो अगर हम इस रॉल्स के इन लेक्सिकल ऑर्डर के सिद्धांत पर ध्यान दें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है कि रॉल्स ये मानते हैं कि असल में न्याय के सिद्धांतों में जो उदारवादी तत्व हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं,
और वो उदारवादी तत्व बुनियादी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा से संबंधित हैं। और जो वितरण का तत्व है वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस वितरण के तत्व को टकराव की स्थिति में छोड़ा जा सकता है और किसी भी स्थिति में कार्यकुशलता के नाम पर न्याय के सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर कोई ऐसा शासक आए जो कहे कि 10 साल के लिए न्याय के सिद्धांत को भूल जाओ और सिर्फ इस पर ध्यान दो कि अधिकतम उत्पादन हो, इससे पूरे देश का भला होगा, तो रॉल्स कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्याय के सिद्धांत से ही बंधे रहने की आवश्यकता है। रॉल्स के सिद्धांत की कई तरह की आलोचनाएं हैं। अब जब मैं इन आलोचनाओं की बात करूंगा तो मेरे 2 तरह के लक्ष्य होंगे। एक तो ये कि मैं इन आलोचनाओं की बात करूं, दूसरा कई आलोचनाएं अपने आप में न्याय की एक अलग तरह की सैद्धांतिकी भी हैं, तो हम उसके बारे में भी कुछ हद तक बात करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी भाग में जब हम साध्य स्थिति से जुड़े न्याय के सिद्धांतों की बात करेंगे तो वो एक अलग तरीके से मार्क्सवादी संकल्पना पर विचार के रूप में सामने आएगा। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है जॉन रॉल्स की पुस्तक के बारे में जो 1971 में प्रकाशित हुई थी, कि उसके बाद नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी जिसे कहते हैं, मानकीय राजनीति सिद्धांत, उसमें जितने तरह के सिद्धांतीकरण हुए वो या तो रॉल्स के सिद्धांतों का सहारा लेते हुए किए गए या फिर उसमें रॉल्स के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए एक नए तरह के विचार रखने की कोशिश की गई। तो रॉल्स की जो पहली आलोचना जिस पर हम विचार करेंगे वो समुदायवादी आलोचना है। समुदायवादी आलोचना में प्रमुख रूप से माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, एलिसडेयर मैकेंटायर और चार्ल्स टेलर का नाम प्रमुख है। इन्होंने मूल स्थिति और इसमें व्यक्ति की अवधारणा की आलोचना की। असल में इनकी आलोचना का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? मुख्य तत्व ये है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति की कल्पना रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में और उदारवाद में की जाती है, उससे ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ और नहीं, एक अणु की तरह है, एक एटम है और उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने लिए सिद्धांतों को तय कर सकता है और जिस तरीके से व्यक्ति की कल्पना मूल स्थिति में की गई है, जो कि अपने सामाजिक संदर्भ के बारे में नहीं जानता है, जो कि अपने सामाजिक मूल्यों के बारे में नहीं जानता है, तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से अपने संदर्भ से कटा होता है। तो एक तरीके से इनका जो समुदायवादियों का जो मूल तर्क है वह यह है कि जॉन रॉल्स जिस तरीके से व्यक्ति की कल्पना करते हैं वो काफ़ी आधे अधूरे किस्म का व्यक्ति है, जिसे अपने सामाजिक जड़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये एक व्यक्ति की अपर्याप्त या अधूरी संकल्पना है। दूसरा इनका ये कहना है, खासतौर पर माइकल वॉल्जर ने इस बात पर जोर दिया है कि हम एक बहुत ही सामान्य या सार्वभौमिक सिद्धांत कैसे बना सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हर समाज अपने लिए अलग तरह की वस्तुओं को महत्व देता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही वस्तु का महत्व हर समाज में समान है। कोई समाज चावल को ज़्यादा महत्व देता है तो कोई गेहूं को ज़्यादा महत्व दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में न्याय की सिद्धांत के निर्माण के लिए हमें किसी समाज की विशिष्टताओं पर ध्यान देना चाहिए, और अगर हम उसकी विशिष्टताओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे या हम न्याय की एक वास्तविक संकल्पना का विकास नहीं कर पाएंगे। नारीवादी आलोचना की तरफ हम ध्यान दें तो ये बहुत ही सशक्त आलोचना सुजेन मुलर ओकिन के द्वारा प्रस्तुत की गई। ओकिन ने ये कहा कि असल में जो ओकिन ने और दूसरे कई नारीवादियों ने, ओकिन ने अपनी पुस्तक जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली में रॉल्स के सिद्धांत की नारीवादी आलोचना प्रस्तुत की। एक तो बहुत ही प्रमुख आलोचना यह सामने आती है कि जिस तरीके से जॉन रॉल्स मूल स्थिति की कल्पना करते हैं, उस मूल स्थिति में परिवारों के मुखिया बैठते हैं और दुनिया में तकरीबन हर जगह, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपवाद है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर परिवारों के मुखिया पुरुष होते हैं। अब ये पुरुष ही अगर बैठकर न्याय का सिद्धांत बना रहे हैं तो न्याय की इस सिद्धांत की जो पूरी रूपरेखा सामने आएगी, उस पूरी रूपरेखा में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि यह महिलाओं के हितों की, महिलाओं की चिंताओं को भी अपने भीतर जगह देता है। तो इस लिहाज से इसकी एक प्रमुख आलोचना प्रस्तुत की सुजेन मुलर ओकिन ने। और सुजेन मुलर ओकिन की दूसरी आलोचना ये थी कि भाई जॉन रॉल्स जो ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, उस सिद्धांत को वो सिर्फ परिवार के बाहर ले जाते हैं, और परिवार के बाहर संसाधनों का वितरण कैसे होगा, परिवार के बाहर हीनतम स्थिति में कौन है, परिवार के भीतर अधिकतम स्वतंत्रता की क्या बात है, इन्हीं सारे पहलुओं पर जॉन रॉल्स जोर देते हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि अगर न्याय के सिद्धांत को वास्तविक रूप में प्रभावकारी बनाना है तो उसे परिवार के भीतर लागू किए जाने की जरूरत है। और
ओकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलती है। उनका पूरा सैद्धांतिकरण इस मामले में एक अनूठे सैद्धांतिकरण के रूप में सामने आता है, जब वो ये कहती हैं कि हम रॉल्स के सिद्धांत की क्रांतिकारी संभावनाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर हम इसे परिवार के भीतर लागू करें। इसका क्या मतलब है? वो ये कहती हैं कि मान लीजिए कि हम रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के पहले सिद्धांत को परिवार के भीतर लागू करते हैं, जो यह कहता है कि हर किसी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बशर्ते ये दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रताओं के साथ निभ सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर परिवार के भीतर देखें तो ये है कि जितनी छूट पति को मिल रही है उतनी पत्नी को ही मिले, जितनी छूट बेटी को मिल रही है उतनी छूट बेटे को ही मिले, दोनों को बराबर छूट मिले, बशर्ते वो सबकी स्वतंत्रताओं के साथ निभ सके। उसी तरीके से सिद्धांत 2A जो हीनतम स्थिति में हो उसको अधिकतम फायदा मिले। परिवार में आमतौर पर हीनतम स्थिति में लड़कियां या पत्नियां होती हैं, तो उन्हें इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जो सिद्धांत 2B है या 2ख है, उसका क्या मतलब है कि सबको एक तरीके से समान मौका दिया जाएगा। और एक बार फिर से अगर ये परिवार के भीतर लागू होता है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा। तो सुजैन मुलर ओकिन इस बात पर जोर देना चाहती हैं कि असल में अगर हम परिवार के भीतर इस न्याय के सिद्धांत को लागू करते हैं तो इसके काफ़ी सार्थक नतीजे सामने आ सकते हैं। कैरोल गिलिगन और कुछ अन्य नारीवादियों का यह मानना है कि असल में जो रॉल्स ने जिस तरीके से न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, या जो व्यक्ति की उनकी अवधारणा है वो तार्किक व्यक्ति है, उसके भीतर नारीगत गुणों का अभाव है। नारीगत गुण का क्या मतलब है? नारीगत गुण का मतलब है प्रेम से बातों को रखना, भावुकता के स्तर पर चीज़ों को समझना, और तार्किकता के विपरीत कैरोल गिलिगन इसको रखती हैं। और वो बोलती हैं कि कुछ गुण जो होते हैं वो नारीगत गुण होते हैं और उसमें तर्क से ज़्यादा भावनाओं को, प्रेम को, एक दूसरे को समझने को, इन सब तत्वों पर जोर दिया जाता है। और वो आगे बढ़ते हुए ये भी कहती हैं कि समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और शायद इनका कारण यह है कि इसमें भावनाओं को और प्रेम को, जो कि नारीगत गुण है, उनको छोड़ दिया जाता है और उसकी स्थान पर तार्किकता का और तर्क बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी आलोचना ये है, और एक तरीके से ये न्याय के नारीवादी विवरण का एक स्वरूप भी ग्रहण करता है कि न्याय का वही सिद्धांत सार्थक हो सकता है जिसमें नारीगत गुणों को महत्व दिया जाए। लेकिन बाद में कुछ अन्य नारीवादी जो चिंतक है, जिसमें कि कैथरीन मैकनॉन और जॉन ट्रेंटो हैं, वो इन सब पहलू पर जोर देने के बावजूद वो ये मानती हैं कि असल में अगर हम कुछ नारीगत और कुछ पुरुषवादी गुण मानेंगे तो ये जो एक जेंडर डिवीज़न है या जो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ क्वालिटीज़, जो गुणों के अलग अलग, पुरुषों के गुण अलग होते हैं, महिलाओं के गुण अलग होते हैं, इस तरह की जो सोच है उसको बढ़ावा देगा। तो एक तरीके से इसमें जो एथिक्स ऑफ केयर, जो कि कैरोल गिलिगन जो बात करते हैं नारीगत गुण की, वो एथिक्स ऑफ केयर के रूप में आ जाता है। और बाद में इस चीज़ पर जोर दिया गया कि असल में दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। यानी कि एथिक्स ऑफ केयर एक इम्पॉर्टेंट हस्तक्षेप है कि जो नारीगत गुण है उनको महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की है कि जो तर्क बुद्धि की बात है या जो न्याय की बात है उसको भी साथ में रखा जाए। अगर हम उसको पूरी तरीके, नारीवादी मानती हैं, बहुत से नारीवादी, कि अगर हम उसकी पूरी तरीके से उपेक्षा कर देते हैं तो असल में जो पहले से चली आ रही एक तरह का एक लैंगिक विभाजन है उसको हम मान्यता देंगे, जिसमें कि पुरुष और महिलाओं के अलग अलग गुण माने जाते हैं। तो इस लिहाज से ये एक सिद्धांत सामने आता है, नारीवादी विवरण सामने आता है, जिसको कि हम लोग एथिक्स ऑफ केयर डिबेट के रूप में जानते हैं, और इसकी आलोचना भी इसी वाद विवाद में निहित है। न्याय की जो रॉल्स का जो पूरा सिद्धांत है उसकी एक स्वतंत्रतावादी अवधारणा हम रॉबर्ट नॉजिक के लेखन में पा सकते हैं। रॉबर्ट नॉजिक एक लिबर्टेरियन या स्वतंत्रतावादी लेखक हैं, सिद्धांतकार हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक, जो कि रॉल्स की पुस्तक के प्रकाशित होने के 2 वर्ष बाद प्रकाशित हुई थी, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इसमें उन्होंने स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण से न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए रॉल्सवादी सिद्धांत की आलोचना की। उनके सिद्धांत को एंटाइटलमेंट थियरी या हकदारी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, तथा वे मनुष्य के आत्मस्वामित्व के विचार पर बल देते हैं। ये जो सेल्फ ऑनरशिप का या आत्मस्वामित्व का पूरा विचार है वो लॉक के समय से सामने आया, और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु पर कब्जा करता है जिसका कोई स्वामी नहीं है और दूसरों के लिए भी वो उतना ही चीज़ें छोड़ देता है, तो अपने श्रम को मिलाने के कारण वह
वस्तु उसकी संपत्ति हो जाती है। दो मोटे तौर पर दो चीज़ों में जो हकदारी सिद्धांत है वो इस बात पर जोर देता है कि जो मुख्य तर्क है वो ये है कि एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत अगर लोगों ने संपत्ति अर्जित की है तो राज्य को कोई हक नहीं है कि वो उन पर टैक्स लगाए और टैक्स लगाकर उनकी संपत्ति उनसे लेकर दूसरों को दे दे। तो सबसे पहली जो इसमें बात होती है वो ये है कि शुरुआती निष्पक्ष अधिग्रहण से संपत्ति हासिल करना। और शुरुआती निष्पक्ष अधिग्रहण से मतलब ये है कि अतीत में कभी ऐसा जब संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा था तो उस व्यक्ति ने किसी को धोखा नहीं दिया और उस व्यक्ति ने अपने लिए संपत्ति अर्जित की। लेकिन अगर इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपने प्रतिभा के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर कोई संपत्ति एकत्रित करता है तो राज्य उस पर अगर टैक्स लगाता है तो उसके सेल्फ ऑनरशिप का उल्लंघन होगा। सेल्फ ऑनरशिप का मतलब यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति अपना खुद का मालिक होता है और जो अपने लेबर को लगाता है किसी वस्तु में, उसको संपत्ति बनाने में, तो वो संपत्ति उसके अपने लेबर से, उसके स्वामित्व से जुड़ी होती है। और इसमें जो लॉजिक हैं वो ये कहते हैं कि जो राज्य है उसको मिनिमल होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। उसका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, किसी को धोखा देता है, एक दूसरे के लिए जान का खतरा पैदा करता है तो उसमें हस्तक्षेप करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से संसाधन कमाता है, रुपया पैसा कमाता है, अपनी प्रतिभा के बल पर कमाता है, तो उससे यानी कि राज्य को कोई हक नहीं है कि वो उसका संसाधन उससे ले। इस अर्थ में जो लॉजिक का सिद्धांत है वो पूरी तरीके से जो रॉल्सवादी तर्क है उससे अलग चला जाता है, जहां रॉल्स इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य को कुछ संसाधन लेकर जो हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति हैं उन्हें देना चाहिए। वहीं लॉजिक इसके विपरीत यह कहते हैं कि ऐसा करना व्यक्ति के सेल्फ ऑनरशिप या उसके आत्म स्वामित्व का उल्लंघन होगा। और जो प्रमुख बात है वो भी एक कई उदाहरणों के माध्यम से लॉजिक के बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर पैसा कमाता है तो राज्य द्वारा उसका हस्तक्षेप बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आत्मस्वामित्व और न्यूनतम राज्य की संकल्पना, इस पर स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण बल देता है और लॉजिक अपने हकदारी के सिद्धांत के माध्यम से इसे औचित्य देते हैं, इसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। सीबी मैकफर्सन ने अपनी किताब डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल में यह तर्क दिया है कि रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत द्वारा उदारवादी, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, कल्याणकारी राज्य का परिष्कृत रूप से पक्ष लेते हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि रॉल्स जिस तरीके के समाज की कल्पना कर रहे हैं, जिस तरीके के व्यक्तियों की कल्पना कर रहे हैं, वह एक ऐसा समाज है जहां पर पहले से ही उदारवादी संस्थाएं काम कर रही हैं। यह एक ऐसा समाज है जहां पर व्यक्ति पहले से ही उदारवादी जो मानक हैं उसमें खुद को ढाले हुए हैं। यह एक ऐसा समाज है जहां पर पहले से ही जो उत्पादन की पूंजीवादी पूरी प्रक्रिया है या संकल्पना है वो काम कर रही है। तो जो सीबी मैकफर्सन है उनका जो मूल तर्क है वो ये है कि रॉल्स के सैद्धांतिकरण में जिस समाज को वो एक उत्तम समाज या एक आदर्श समाज मान रहे हैं और जिसकी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं वह एक उदारवादी समाज है। तो ऐसी स्थिति में वो एक उदारवादी समाज के भीतर जो संसाधनों के पुनर्वितरण या टैक्सेशन को जस्टिफाई करने की या उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, उसे अन्य समाजों में लागू करना बड़ा मुश्किल है जो कि उदारवादी समाज नहीं है। तो एक तरीके से वो यानी कि सीबी मैकफर्सन रॉल्स के सिद्धांत को सिर्फ उदारवादी समाजों के भीतर राज्य की कल्याणकारी भूमिका को सही साबित करने के प्रयास के रूप में एक सीमित भूमिका देते हैं और एक तरीके से इसकी सीमितता को दर्शाते हैं। अमर्त्य सेन ने रॉल्स द्वारा प्रस्तुत संसाधनों के वितरण के सिद्धांत की अपर्याप्तता को रेखांकित किया है और उन्होंने इस लोगों की कैपेबिलिटी या सामर्थ्य को बढ़ाने पर जोर दिया है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अमर्त्य सेन बोलते हैं कि असल में संसाधनों का वितरण किया जाना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि लोगों को कुछ सुनिश्चित काम करने में समर्थ बनाया जाए। मान लीजिए अगर हम सेन के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक उदाहरण पर विचार करें तो एक गांव है जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो रॉल्स का सिद्धांत है उसके हिसाब से लोगों को संसाधन दिया जाना चाहिए
ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। अगर वो हीनतम स्थिति में है तो उन्हें कुछ फ़ायदा दिया जाना चाहिए बाकी समाज की या जो संपन्न समाज है उसकी तरफ से। लेकिन सेन बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी काम है, संसाधन दिए जाने चाहिए। और संसाधन किस रूप में मिल सकते हैं? स्कूलों की स्थापना हो सकती है, खाने पीने का इंतजाम हो सकता है और इसी तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं। लेकिन सेन का कहना है कि इससे आगे बढ़ते हुए लोगों की सामर्थ्यता को बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि यह देखने की ज़रूरत है कि अगर संसाधन दिए गए हैं तो वहाँ जितने लोग हैं वो एक खास काम, यानी कि इस उदाहरण में पढ़ने लिखने का काम करने में समर्थ हो पा रहे हैं या नहीं। और अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करने में समर्थ बनाना चाहिए। तो संसाधन उपलब्ध कराना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों की कमियों और आवश्यकताओं पर ध्यान देकर उन्हें कुछ करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। इस बात पर अमर्त्य सेन जोर देते हैं। रॉल्स के सिद्धांत की कुछ आंतरिक कमियों की ओर विल किमलिका ने ध्यान दिलाया। विल किमलिका समकालीन समय में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतकार हैं और बहुसंस्कृतिवाद या मल्टीकल्चरलिज्म पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पहली जो आंतरिक समस्या विल किमलिका दिखाते हैं वो ये कहते हैं कि यह लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण सामने आने वाले नतीजों की उपेक्षा करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। ये किमलिका के उदाहरण को मैं पैराफ्रेज या दूसरे शब्दों में हिंदुस्तान के उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। उदाहरण मूल रूप से विल किमलिका का ही है। अब राम और श्याम दोनों लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। जो राम है वो अपने 10 हज़ार रुपये को खाने पीने खेलने कूदने में उड़ा देते हैं। श्याम जो है उन्होंने अपने 10 हज़ार रुपये से खूब मेहनत की और 1 साल के बाद उन्होंने 10 हज़ार रुपये को 50 हज़ार या 1 लाख रुपये बना दिया। लेकिन अगर हम रॉल्स के सिद्धांत की बात करें तो विल किमलिका के अनुसार रॉल्स का सिद्धांत हमसे यह कहेगा कि श्याम को राम की मदद करनी चाहिए, बावजूद इसके कि राम ने खुद अपना पैसा बर्बाद किया, बावजूद इसके कि श्याम ने खूब मेहनत की और अपनी मेहनत से पैसा कमाया। तो इस लिहाज से रॉल्स इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि आखिर श्याम जो कि अपनी मेहनत से पैसा कमाता है उसे राम जो कि अपने संसाधनों को बर्बाद कर देता है उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। तो ये पहली आंतरिक समस्या है विल किमलिका के अनुसार, जिसका जवाब जॉन रॉल्स नहीं देते हैं। और दूसरा, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण पैदा होने वाली आकस्मिकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका क्या मतलब है? अब अगर हम जॉन रॉल्स के सिद्धांत में प्रिंसिपल 2A या 2 पर ध्यान दें तो वो कहता है कि हीनतम स्थिति वाले लोगों की मदद की जानी चाहिए। और हीनतम स्थिति वाले लोगों की परिभाषित करने के लिए कोई अलग से कसौटी नहीं है। और अगर इस स्थिति में अगर हम हीनतम स्थिति में समाज के सबसे गरीब लोगों को चुने तो गरीब लोगों को संसाधन दिए जाने चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो कि गरीब है लेकिन किसी दुर्घटनावश उसका 2 पैर कट गया या उसका 1 हाथ चला गया या उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो क्या उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए या उसके लिए भी उतने ही संसाधनों का प्रावधान किया जाना चाहिए जितने संसाधनों का प्रावधान एक सामान्य रूप से हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति के लिए है। रॉल्स इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। तो विल किमलिका का यह मानना है कि रॉल्स के सिद्धांत में 2 महत्वपूर्ण आंतरिक कमियां हैं। तो जो रॉल्स के सिद्धांत की जो आंतरिक कमियां हैं वो अपने आप में उनके सिद्धांत की सीमाओं को दर्शाती हैं। लेकिन हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो जॉन रॉल्स हैं या जो न्याय का जो समकालीन सिद्धांत है उसमें जो मुख्य प्रश्न है, जो चिंता की जो मुख्य बात है वह यह है कि संसाधनों का वितरण किया जाना चाहिए। क्या संसाधनों के वितरण का कोई सुनिश्चित नियम खोजा जा सकता है? और दूसरा ये कि क्या सच में संसाधनों का वितरण किए जाने की ज़रूरत है या मोटे तौर पर प्रक्रियात्मक न्याय पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। और रॉल्स के सिद्धांत की खूबी, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, वो ये है कि वो प्रक्रियात्मक न्याय से वितरण के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो रॉल्स के सिद्धांत की इन कमियों के बावजूद जो चीज़ हमें इस सिद्धांत के बारे में याद रखने की ज़रूरत है वह यह है कि यह सिद्धांत एक तरीके से मानकीय राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है और यह हमें एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम न्याय के प्रश्न पर ज़्यादा गहन दार्शनिक और सैद्धांतिक तरीके से विचार करने में समर्थ हो पाते हैं।
और इस लिहाज से जो रॉल्स का पूरा सिद्धांत है उसके महत्व को याद रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि बाद के सिद्धांतिकरण में इस पर हमेशा से विचार किया गया। एक जो महत्वपूर्ण आलोचना बाद में विकसित हुई और उसके आधार पर रॉल्स के सिद्धांत को और ज़्यादा विस्तार देने की कोशिश की गई, वह यह थी कि रॉल्स का सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से एक देश की सीमा के भीतर स्थित है। तो जो टॉमस पोगे जैसे कई सिद्धांतकारों ने यह प्रस्ताव रखा, टॉमस पोगे और चार्ल्स बिड्ज ने, कि रॉल्स के सिद्धांत को हमें वैश्विक स्तर पर लागू करना चाहिए। और इसलिए इसका अर्थ यह होता कि प्रिंसिपल 2A या 2 क जो है उसके हिसाब से जो सबसे गरीब देश होते उनको ज़्यादा संसाधन मिलते। लेकिन जॉन रॉल्स ने खुद इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से नकार दिया था और उन्होंने ये कहा कि उनका जो न्याय का सिद्धांत है वह मुख्य रूप से एक राष्ट्र राज्य की सीमा के भीतर है। और बाद में उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपने न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक अलग तरह का सिद्धांतीकरण प्रस्तुत किया और द लॉ ऑफ पीपल शीर्षक से उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1999 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो एक तरीके से यह भी महत्वपूर्ण बात है कि रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बाद में जो पुस्तक सामने आती है उसमें वो इस तरीके की जवाबदेही जो हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति के लिए अपने 1971 की किताब में तय करते हैं, वैसी जवाबदेही वह अमीर देशों की गरीब देशों के प्रति तय नहीं करते हैं। तो एक तरीके से उनका जो एक उदारवाद के प्रति या उदारवादी देशों के प्रति रुझान है वो उस समय सामने आता है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या रॉल्स के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। तो ये कुछ उनके सिद्धांत की कमियां हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है न्याय के सिद्धांत के बारे में, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में व्याख्या की थी, वो ये है कि बहुत तरह के न्याय के सिद्धांत जो हैं वो साध्य स्थिति से जुड़े सिद्धांत हैं। साध्य स्थिति से जुड़े सिद्धांतों का मतलब यह है कि एक आदर्श स्थिति, एक आखिरी स्थिति, एक साध्य की परिकल्पना कर ली गई। अब उस साध्य को कैसे हासिल किया जाए इसके बारे में सिद्धांतीकरण करने की कोशिश की गई और इसमें यानी कि व्यक्तियों की बीच आसपास की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने के लिए नियमों या सिद्धांतों का एक समूह होना चाहिए। इस सिद्धांतों में सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का मूल्यांकन होना चाहिए। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भी इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। मार्क्सवाद का आखिरी लक्ष्य साम्यवाद है और मार्क्सवाद में यह माना गया, मार्क्स ने यह कहा कि जो उत्तम समाज की किसी संकल्पना की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें खास तरह की जीवन शैली को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन खतरा यह है कि इस खास जीवन शैली के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। असल में साध्य स्थिति से जुड़े हर सिद्धांत में यही कभी सामने आती है। जो मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में न्याय की इस संकल्पना का, जिसे हम साध्य स्थिति की संकल्पना कह सकते हैं, उसका विस्तार से उसकी विवेचना की है और उसमें दो तरह की स्थितियों की बात कही गई है, एक समाजवादी समाज और दूसरा साम्यवादी समाज। समाजवादी समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर न्याय की किसी संकल्पना की ज़रूरत हो सकती है। साम्यवादी समाज में ऐसे किसी संकल्पना की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मार्क्स ने मानते हैं कि असल में जो न्याय जैसे जो मूल्य हैं उसकी ज़रूरत उसी तरह के समाज में होगी जहाँ पर किसी तरह का अन्याय होगा, और साम्यवादी समाज में इस तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। अब अगर हम मार्क्स के समाजवादी समाज और साम्यवादी समाज की अवधारणा को थोड़ा ध्यान से समझें तो यह बात स्पष्ट होगी कि वो यह मानते हैं कि साम्यवादी समाज एक आखिरी अवस्था है। तो जब पहली बार जब क्रांति होती है तो क्रांति के बाद कुछ समय तक सर्वहारा वर्ग की तानाशाही रहती है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद एक समाजवाद की स्थिति आती है, जिसको परिभाषित करते हुए मार्क्स यह बोलते हैं कि इसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसे उसके काम के अनुसार वेतन दिया जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे करके एक साम्यवाद की स्थिति आती है। इस साम्यवाद की स्थिति में जो राज्य होगा वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगा और हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकताओं के अनुसार राशि, रकम या संसाधन दिए जाएंगे। और इस स्थिति में व्यक्ति किसी तरीके की मजबूरी में काम नहीं करेगा, बल्कि वह अपने इच्छा के अनुसार काम करेगा
और उसके जीवन में अन्य कई तरह के सृजनात्मक बातों के लिए भी स्थान होगा। जो प्रमुख बात है वो यहाँ पर यह है इस साध्य स्थिति में कि इस साम्यवाद को हासिल करने के लिए यद्यपि मार्क्स एक स्तर पर समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन उस साध्य को हासिल करने के लिए अगर इस रास्ते में कुछ दूसरे तरह के नियमों को अपनाया जाता है, ख़ास तौर पे सर्वहारा की तानाशाही के समय, तो इसमें मार्क्सवाद के भीतर इसको पूरी तरीके से नकारने जैसी कोई बात नहीं है। और अगर हम इस स्थिति में थोड़ा नज़दीक जाकर विचार करें तो हम ये देखेंगे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, यानी कि साम्यवाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो वास्तविक मार्क्सवादी राज्य बने, साम्यवादी राज्य बनने की दिशा में जो आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने कुछ अलग तरह के नियमों और सिद्धांतों को अपनाया और प्रक्रियाओं के बजाय उन्होंने प्रक्रियाओं में दखल देने पर ज़्यादा जोर दिया। यहाँ पर हम सोवियत यूनियन की बात कर सकते हैं। सोवियत यूनियन में आपको पता होगा कि 1977 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई तो वहाँ पर कुछ समय तक लेनिन जो थे वो प्रमुख थे और उसके बाद स्टालिन का शासन आया और 1930 के दशक के आरंभ में एक कलेक्टिवाइजेशन या सामूहिकीकरण करके एक नीति तैयार की गई। और इस नीति का जो मुख्य जस्टिफिकेशन या जो मुख्य इसके पक्ष में जो तर्क दिया गया वह यह तर्क था कि असल में इससे एक साम्यवादी समाज की ओर सोवियत यूनियन आगे बढ़ पाएगा। और ये कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी क्या थी? कलेक्टिवाइजेशन या सामूहिकीकरण की पॉलिसी यह थी कि जिन लोगों के पास भी अपनी ज़मीन थी उन लोगों से उनकी वो ज़मीन वापस ली गई और उस ज़मीन को लेकर राज्य उस पर खेती करेगा ऐसी प्लानिंग की गई और उस खेती के बाद लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कुछ अनाज दिया जाएगा, यह तय किया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी निजी ज़मीन देने में से इनकार किया और जिन लोगों ने भी अपनी निजी ज़मीन देने से इनकार किया उन लोगों के साथ राज्य ने बहुत ही क्रूरता या बर्बरता का व्यवहार किया और बहुत सारे लोगों यानी कि लाखों में लोगों की हत्या की गई। तो ये जो एक साध्य स्थिति की जो पूरी अवधारणा है जिसमें कि मार्क्सवाद में समाजवाद और फिर साम्यवाद की अवधारणा की बात की गई और ये कहा गया कि साम्यवाद में किसी न्याय की अवधारणा की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसकी जो एक प्रमुख सीमा है वह इस रूप में सामने आती है कि असल में जो एक प्रक्रिया के स्थान पर उस खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में दखलंदाजी की जाती है और इस दखलंदाजी के कारण कई बार लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। और इसमें हम कई तरह के उदाहरण देख सकते हैं और हर उदाहरण में हमें पाएंगे कि एक साध्य स्थिति की बात कही गई थी, चाहे वो नाजी इटली हो या कोई और भी समुदाय हो। तो एक स्तर पर हम यह ज़रूर कह सकते हैं जो कि न्याय की जितनी भी उदारवादी धारणाएं हैं उनकी आलोचना करते हुए कि असल में न्याय की ये सारी की सारी उदारवादी धारणाएं जो बुनियादी रूप से एक अन्याय का स्रोत है, अर्थात कुछ लोगों के पास कुछ लोगों का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होना और बाकी लोगों के हाथों में उत्पादन के साधन ना होना, यह एक प्रमुख रूप से अन्याय का कारण है और उदारवादी धारणाएं इसे बुनियादी रूप से चुनौती नहीं देती हैं। यह बात सच है और जैसे सीबी मैकफर्सन की आलोचना में भी सामने आती है, रॉल्स भी जो संसाधनों के पुनर्वितरण की बात करते हैं वह एक जो पूंजीवादी व्यवस्था है या जो पूंजीवादी उत्पादन शैली है उसको बनाए रखते हुए करते हैं। और दूसरी तरफ जो स्वतंत्रतावादी विचार हैं वो स्वतंत्रतावादी विचार इस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति का सेल्फ ऑनरशिप है वो रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को अपने लिए अर्जित करे। लेकिन इनमें से कोई भी इस बात को बुनियादी रूप से चुनौती नहीं देता है कि उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण होना चाहिए। तो इस लिहाज से एक मार्क्सवादी आलोचना जब सामने आती है इन उदारवादी सिद्धांतों की कि ये उन स्थितियों को बनाए रखते हैं जिसमें अन्याय होता है और जिसमें किसी न्याय के सिद्धांत की ज़रूरत होती है, वह काफ़ी हद तक सही है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि साध्य सिद्धांत जो न्याय का है या फिर जो मार्क्सवादी संकल्पना है वह अपने आप में कोई अच्छा विकल्प प्रस्तुत कर पाने में समर्थ हो पाई है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इसके नतीजे और भी ज़्यादा खतरनाक निकले हैं। न्याय की इस विवेचना में जो चीज़ हम लोगों ने प्रमुखता से देखी वह यह कि न्याय एक ऐसे विषय के रूप में है जो लगातार ही एक चर्चा का तो विषय रहा, विवाद का विषय रहा। इस पे अलग अलग तरह की धारणाएं आईं, इस पे अलग अलग तरह के सैद्धांतिकरण हुए और उन सैद्धांतिकरणों में जो एक प्रमुख बात हमें ध्यान देने की
और याद रखने की ज़रूरत है वह यह है कि जिस रूप में न्याय को प्राचीन ग्रीक समय में परिभाषित किया गया या जिस रूप में इसे मध्य युग में सामने लाने की कोशिश की गई धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए सैद्धांतिकरण के रूप में, आधुनिक समय में ये निश्चित रूप से इसका पूरा स्वरूप अलग हुआ है और उसमें संसाधनों का कैसे वितरण होना चाहिए और लोग अपने लिए एक शुभ जीवन या गुड लाइफ की अवधारणा कैसे हासिल कर सकते हैं, इस तरह के मसलों को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाने लगी है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई एक ऐसी संकल्पना है जिस पर सभी की आम सहमति है। हालांकि जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है वह अपनी दार्शनिक अभिवृत्ति के कारण और अपने तर्कों को प्रस्तुत करने के तरीके के कारण काफ़ी हद तक एक प्रभुत्वशाली विचार के रूप में मौजूद रही है। लेकिन इसके बावजूद हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह एक ऐसा विचार है या एक ऐसा सैद्धांतिकरण है जहाँ पर आकर न्याय से संबंधित वाद विवाद खत्म हो गए, बल्कि इसके उलट हम यह कह सकते हैं कि इसने न्याय से संबंधित वाद विवादों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया है। मैं कुछ एक बिंदुओं पे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें अलग अलग तरीके से सैद्धांतिकरण हुए जॉन रॉल्स की किताब को लिखे जाने के बाद और उसमें प्रमुखता से न्याय के विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से समुदायवादियों ने न्याय की और जॉन रॉल्स की थियरी की और उदारवाद की आलोचना प्रस्तुत की, बाद में कई उदारवादियों ने उसे उदारवाद के भीतर उन आलोचनाओं को जगह देने की कोशिश की। खुद जॉन रॉल्स ने पॉलिटिकल लिबरलिज्म शीर्षक से एक पुस्तक लिखी 1993 में और उसके बाद जो बहुसंस्कृतिवाद का पूरा एक स्कूल डेवलप कर आया, एक पूरा चिंतन संप्रदाय सामने आया जिसमें कि इस बात पर जोर दिया गया कि किस तरीके से जो छोटे छोटे समुदाय हैं या एक ऐसा समाज जो बहुसांस्कृतिक समाज है उसमें उन समुदायों की स्थिति पर गहराई से ध्यान दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है। विल किमलिका का सैद्धांतिकरण इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से एक बहुसांस्कृतिक समाज अपनी विविधताओं को समायोजित कर सकता है। कई अन्य सिद्धांतकारों ने इस संदर्भ में काम किए। नारीवादियों ने इस विषय पर अपने भीतर वाद विवाद को काफ़ी आगे बढ़ाया और कई नारीवादी जो हैं वो उदारवाद की रूपरेखा के भीतर विचार करने और न्याय के बारे में सोचनी है, वो उससे आगे जाकर अन्य कई तरीके से इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं। अगर हम पुरी के कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करें जो अमर्त्य सेन, मार्था नुसबॉम जैसे सिद्धांतकारों ने प्रस्तुत किया, तो उसने न्याय के विषय को और ज़्यादा गहनता प्रदान की। गहनता इस अर्थ में कि अमर्त्य सेन और मार्था नुसबॉम ने बताया कि समाज में जो अलग अलग तरह के वंचित समूह हैं उनके संदर्भ में किस तरीके से न्याय के विषय को, न्याय के सैद्धांतिकरण को, संसाधनों के वितरण के मुद्दे को और गहराई से ले जाया जा सकता है और ऐसा करके ही एक ज़्यादा बेहतर समाज को बनाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जो जिन्हें हम विकलांग या फिजिकली चैलेंज्ड, विजुअली चैलेंज बोल सकते हैं, उनके विषय पर काफ़ी ज़्यादा सैद्धांतिकरण हुआ है। एक ज़्यादा महत्वपूर्ण सैद्धांतिकरण वैश्विक न्याय के संदर्भ में भी हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रॉल्स ने अपने थियोरी ऑफ जस्टिस के सैद्धांतिकरण को वैश्विक स्तर पर लागू करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने 1999 में द लॉ ऑफ पीपल्स करके एक अलग पुस्तक लिखी, लेकिन बाद में खास तौर पे टॉमस पोगे ने इस सैद्धांतिकरण को, जो वैश्विक न्याय का पूरा विचार है, उसको आगे बढ़ाया। और वैश्विक न्याय के पूरे विचार का तात्पर्य यह है कि जो विश्व के अमीर देश हैं उनका विश्व के गरीब देशों के प्रति उनकी एक जवाबदेही बनती है और उस जवाबदेही के अनुसार ही उनको काम करने की ज़रूरत है। टॉमस पोगे ने बहुत सारे आंकड़ों का विश्लेषण कर यह दिखाया कि असल में जो दुनिया के अमीर देश हैं, अगर वो अपनी पूरी आय का सिर्फ 1% ईमानदारी से गरीब देशों को दे दें तो उससे वैश्विक गरीबी की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है, उससे एक तरीके की मुक्ति मिल सकती है। हालांकि इस तरह के वाद विवाद अभी भी जारी हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि इस दिशा में भी एक तरीके के सैद्धांतिकरण को बढ़ावा मिला है। अगर हम विकासशील देशों की बात करें, विशेष रूप से हम हिंदुस्तान की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि न्याय का प्रश्न जो है वो बहुत सारे समूहों को उद्वेलित कर रहा है, चाहे वो दलित समूह हो, चाहे वो आदिवासी समूह हो। और ये जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके के प्रश्नों को सामने लेकर आ रहे हैं,
ऐसा लगता है कि जो एक प्रभुत्वशाली पश्चिमी वाद विवाद है, चाहे वो रॉल्सियन फ्रेमवर्क में हो, रॉल्स की रूपरेखा में हो, चाहे वो बहुसंस्कृतिवाद की रूपरेखा में हो, उसका जवाब उससे पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और भारतीय संदर्भ में और अलग तरह के प्रश्न सामने आ रहे हैं, जिसमें कि संसाधनों पर अधिकार से लेकर एक जो पारंपरिक रूप से शोषण होता रहा है उसका, और जो एक अपनी ज़िंदगी जीने की जो एक पूरी एक चाह है प्राकृतिक संसाधनों के साथ, विशेषकर आदिवासियों के संदर्भ में, वैसे मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। और जो नौ उदारीकरण का जो पूरा दौर है, उसमें भी एक अलग तरह की चिंता या एक अलग तरह का उद्वेलन या एक अलग तरह के सैद्धांतिकरण की आवश्यकता सामने आ रही है। तो दो बिंदुओं पर न्याय की पूरी बातचीत को यहाँ रोकने से पहले मैं दो बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो ये कि न्याय एक के विषय पर लगातार सैद्धांतिकरण होता रहा है, और हम रॉल्स की पुस्तक को एक मील का पत्थर मानकर चल सकते हैं, और उसके संदर्भ में हमारे सामने एक स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि रॉल्स किस तरीके से अपना सैद्धांतिकरण कर रहे हैं और किस तरीके से उनके सैद्धांतिकरण की सीमाएं हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से रॉल्स के बाद जो न्याय के विषय पर जो सैद्धांतिकरण हो रहा है अलग अलग धाराओं में, जिसका कि मैंने कुछ संकेत किया, वो किस तरीके से है, उसके क्या क्या स्वरूप हैं। और उससे आगे बढ़ते हुए हमें इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन्हें हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, जिन्हें हम विकासशील समाज कहते हैं, वहाँ पर न्याय के किस तरीके से मुद्दे सामने आ रहे हैं और उन पर किस तरीके का सैद्धांतिकरण किया जा रहा है। आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा, और अगले परिचर्चा में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।